क्या कहना चाहिए, मल्टी बिलियनर या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी जो है वो बिजली की ज़रूरत है। बिजली एक फंडामेंटल राइट है आपके ख्याल से या नहीं? हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट की मेरा ख्याल है जजमेंट है जिसमें उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर आइन में हमने नहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ देखा कि बिजली भी जो है वो फंडामेंटल राइट है, बट नाउ इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। जी हाँ, तो इस वजह से पूरी दुनिया में रादर अक्सर मुल्कों में ना जो ये कमोडिटी है बिजली वाली, इट इज़ नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बिकॉज इट्स ए स्ट्रेटजिक सॉर्ट ऑफ एसेट जहाँ पे मतलब मुल्क चलाने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये हम काफ़ी मुल्कों में, जैसे हमारे मुल्क में भी आज के दिन में जो सारा कंट्रोल है इस पे बिजली के सारे मामले पे, वो गवर्नमेंट का है। वो मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, बिजली के सेक्टर में सबसे पहले तो हमारा जो इस टाइम लाइट्स चल रही हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन। दूसरा एस्पेक्ट आप लिख लें, मैं अभी डिटेल बताऊंगा, वो है ट्रांसमिशन। और तीसरा है जी आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखें, जो बिजली अब हमारे पास ये जो वायर्स हैं यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बिजली का कोई ना कोई एक जनरेटर है। अब जनरेटर कितनी किस्म की बिजली हो सकती है आपके ख्याल में? हाउ मैनी काइंड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कितनी का आप लोगों को पता है? कहाँ किस किस चीज़ से बिजली बनती है? सर बेसिकली टू होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसको हम बजट स्पेसिफाई करते हैं, सोलर, विंड, थर्मल, जियो, हाइड्रल, हाँ इस तरह ठीक है ना, बायोगैस एंड सो ऑन। मतलब एलएनजी पे भी अभी बिजली बन रही है, गैस पे भी बन रही है, पानी से बिजली बनती है। सो देर आर मल्टीपल सोर्सेज। अगर आप ये जो आपके पास बुक आपके पास है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये है नेपरा की, इट्स वेरी यूज़फुल डॉक्यूमेंट। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो हम आपसे ग्रुप में भी वैसे शेयर कर देंगे, बट यू कैन हैव रेफरेंस टू इट कि मुल्क में बिजली का इस टाइम मामला किस तरह चलता है। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे हम समझते हैं। सो एक जगह से बिजली पैदा हुई, अब ज़ाहिर है बिजली को कोरियर करने के लिए या बिजली को आगे भेजने के लिए एक नेटवर्क चाहिए हमें। उस नेटवर्क की बाइफरकेशन दो जगह पे हुई है। एक बोलते हैं ट्रांसमिशन जो मेन कंपनी पाकिस्तान में करती है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। अच्छा, ये क्या करती है? ये फ़र्ज़ करें यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक पावर प्लांट है, वहाँ से बिजली लेके उनके वहाँ से बस बार से, और ये बिजली आगे शहरों तक लेके आएगा। तो सो मोटरवे के साथ अगर आपने बड़े बड़े खंबे देखे हों, ऊंची ऊंची हाई वायर जो वोल्टेज वायर्स हैं 2500 kV, वो, और उससे नीचे 132 kV, ये करता है आपका जी एडमिनिस्टर एनटीडीसी। लेकिन जो है आपका जब वहाँ से बिजली आगे आ गई तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कितनी कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में? सॉरी, अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा आना, इसलिए ये कॉपी पेंसिल आपकी अभी बड़ा फ़ायदा देगी आपको कि आईपीपीज़ का इससे क्या ताल्लुक है। हाँ, ये लेस्को, हेस्को, जेपको वगैरह ये जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अच्छा, मैं इसका ना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। सो ये यहाँ तक अब हम समझ गए कि 3 सेगमेंट हैं। एक जगह से पावर प्लांट से बिजली बनी, यहाँ से कोरियर होके हाई वोल्टेज से शहर के पास ले आया 400 किलोमीटर दूर से, उससे आगे नेटवर्क आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान में, वापडा। आज के दिन में आप वापडा से क्या समझते हैं? वापडा क्या करती है और क्या करते हैं? बिजली तो बनाते हैं और डैम्स बनाते हैं। अच्छा, एक वक्त था ये तीनों सेगमेंट्स जो है ना, बिजली बनाना, बिजली को आगे लेके जाना और बिजली को घरों में देना, ये वापडा का फंक्शन था। जब फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि चीज़ें मुल्क की आबादी बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी, तो उन्होंने कहा, मतलब सोचा पॉलिसी मेकर ने कि ये सारे सेगमेंट जो है अब ये अकेला वापडा नहीं संभाल सकता, तो इसको हम पावर सेक्टर की लैंग्वेज में अनबंडलिंग कहते हैं। वापडा लिखें ऊपर, नीचे लिखें अनबंडलिंग हो गई।
अनबंडलिंग में सबसे लेफ्ट पे लिखें जनरेशन, जेनकोस, गवर्नमेंट ओन्ड जनरेशन कंपनीज 1। नंबर 2 आपके आगे आईपीपीज, जो इन्होंने अभी टर्म बोली, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जहाँ वर्ड आएगा आपने समझ लेना है कि इसका ओनर प्राइवेट है, ठीक है ना। हाँ, आईपीपी का मतलब है कि इसका जो ओनर है वो प्राइवेट है। जो जनरेशन कंपनीज़ हैं जेनकोज, वो हैं गवर्नमेंट ओन्ड। ये आपको ऑनलाइन यू कैन चेक के कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड हैं और कौन सी आईपीपीज हैं। तीसरा जो सेगमेंट है ना, जो थोड़ा सा कम है, उसको बोलते हैं आप कैप्टिव पावर प्लांट्स और एसपीपी, स्मॉल पावर प्लांट्स। जो समझ लें कि ऊपर जो है ना तकरीबन 90% बिजली की जो है हमारी टोटल है तकरीबन 44,000 मेगावाट, ये भी साथ लिख लें। जनरेशन की पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है इस टाइम, दैट इज़ 44,000 मेगावाट पोटेंशियल और टोटल कैपेसिटी, टोटल आज के दिन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको आप कहते हैं। डिपेंडेबल डिफरेंट होती है कि उसमें से कितनी वो बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, बट इतनी हमारे पास कैपेसिटी लगी हुई है। उसमें आगे बाइफर्केशन, जिस तरह मैंने कहा, आप लोग देख लेंगे ऑनलाइन के गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ कितना करती हैं, आईपीपीज़ कितना करते हैं, स्मॉल पावर प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट। ये समझ लें कि एक मिल है, टेक्सटाइल मिल है, उसके अंदर जो उन्होंने अपनी प्रोड्यूस बिजली करने के लिए प्लांट लगाया ना, उसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। सो ए पावर प्लांट विच इज़ इंस्टॉल्ड फॉर सेल्फ यूज़, नॉट बैरियर टाउन, किसी इंडस्ट्री में लगा होता है वो दो नॉर्मली। बैरियर टाउन में तो ये होगा ना कि बैरियर टाउन उसको आप स्मॉल पावर प्लांट कह सकते हैं कि अगर वो जब लोड शेडिंग होगी तो जो वो जनरेटर चलाएगा, बाय द वे दैट इज़ अच्छा, वो प्लांट नहीं है बड़े बड़े, वो जनरेटर्स हैं कि वो बैरियर टाउन में रखे हुए हैं कि अगर लोड शेडिंग होगी तो उसको वो चला के रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। सो ये आप सेगमेंट आप समझ गए जनरेशन का। जनरेशन के बाद हमने दूसरी बात की ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन की एक मेन कंपनी है पाकिस्तान में, ये लिख लें, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। अब सिंध ने भी बना ली है एक छोटी ट्रांसमिशन कंपनी, और पंजाब की, या अभी एप्लीकेशन तो नेपरा के पास पेंडिंग है, सूनर और लेटर वो भी हो जाएगी या हो चुकी होगी, आई डोंट नो, वो आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब आप समझ लें कि एक जगह से दूसरी जगह को बिजली ले जाने के लिए ट्रांसमिशन होगी। अब ट्रांसमिशन की वोल्टेज का फ़र्क है, बड़ी जो 500 और 132 केवी वाली हैं वो एनटीडीसी ओन्ड हैं, और तीसरा सेगमेंट हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन की जो हैं वो इस टाइम 10 या 11 कंपनीज़ हैं, आपने देख लेना है। बाय द वे हेस्को, लेस्को, जेपको, हर सूबे पंजाब की अलग है। पंजाब में आएंगी आपकी फेस्को, लेस्को, जेपको, मैपको, दैट्स इट, 4 ये हैं। आईएसको पंजाब कह सकते हैं आप, पिंडी में यही आती है, पिंडी में आईएसको आती है, इस्लामाबाद प्लस पिंडी आईएसको है, तो 5 ये हो गई। फिर सिंध में आपकी आ गई हेस्को और सेपको, एंड के इलेक्ट्रिक, यस, और बलूचिस्तान में आपकी कोयटा इलेक्ट्रिक सिंगल, केपी में आ गई पेस्को, टेस्को ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। और अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ना जी, ये आपने समझ लेना है, इन कंपनियों का जनरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का और एनटीडीसी का। वो जनरेशन के लिए अलहदा कंपनियां या अलहदा उनके मालिक हैं, वो बिजली आगे ट्रांसमिशन कंपनी को देते हैं। सो मिसाल के तौर पे एक एलएनजी के पावर प्लांट ने 22 रुपये की बिजली दे दी, घर से उसने बना के, किसको देगा, वो बेचेगा, हियर यू आर। एनटीडीसी के साथ एक सेगमेंट है सीपीपीए, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। इनको बिजली दे देगा जी, ये बिजली ख़रीद के कहाँ तक लेके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रिड तक। यानी कि वो 22 रुपये की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रिड तक पहुँचते पहुँचते कितने की हो जाएगी, आपका रफ आइडिया बताएं, 40 कितने की? 40 की। हाँ चलें, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देयर इज़ ए ट्रांसमिशन कॉस्ट विच इज़ रिलेटिवली लेस देन व्हाट यू आर सेइंग, बट देयर इज़ ए कॉस्ट। ज़ाहिर है क्योंकि यहाँ से बिजली बनाना 22 रुपये का है, से 3 रुपये चले अभी वक्ती तौर पे हम सोच लेते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं नेपरा की वेबसाइट पे, एनटीडीसी का भी हम टैरिफ भी निकाल सकते हैं।
बट जस्ट फॉर गिव मतलब हमें समझने के लिए कि 3 रुपये लगाएं तो 25 रुपये की हो गई जी। अब 25 रुपये की बिजली किसको दी हमने आगे? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। लेस्को को बिजली CPPA ने बेच दी, ठीक है। अब लेस्को वाले ने वहाँ से बिजली खरीद के हमारे दफ्तर में पहुँचा दी। अब 25 की बजाय 4 या 5 रुपये इसके भी लगा लें, तो अब हमें बिजली का यूनिट कितने का मिल गया? 30 रुपये का मिल गया, ठीक हो गया जी। यानी कि 22 रुपये से आगे जो कोरियर चार्ज है, कि जो वायर का जो है उनका बिज़नेस दोनों कंपनियों का, वो उसकी जो कॉस्ट है उसको चलाने की, उसकी कॉस्ट में बाय द वे क्या क्या हो सकता है? अलाइड चीज़ें, बड़ी आसान चीज़ें हैं, आपको बताना चाहिए। मतलब आज एक लेस्को वाई आर वी आर पेइंग 5 रुपीज़ फॉर ईच यूनिट टू लेस्को? तो टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, वो तो अदर देन दिस है ना, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज, इन तारों को बिछाने के लिए सिस्टम चाहिए, इनको ऑपरेट करने के लिए चाहिए, कुछ चीज़ों की इंश्योरेंस हो सकती है एंड सो ऑन, मेंटेनेंस हो सकती है। ये सारी बाइफर्केशन बाय द वे किसी भी टैरिफ की पिटिशन जो डिटर्मिनेशन है, अगर आप पढ़ेंगे जो नेपरा ने दी है, तो उसमें ये सारी बाइफर्केशन मौजूद है, ठीक हो गया जी। अब एक आस्पेक्ट आपको थोड़ा सा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेक्टर। 22 रुपये का हमने LNG की मिसाल दी। फ़र्ज़ कर लें सोलर की बिजली मिल रही है कहीं से 26 रुपये की और कहीं से 12 रुपये की। फिर आपकी गैस की बिजली मिल रही है से अब कह देते हैं 17 रुपये की। हाइडल की बिजली मिल रही है 9 रुपये की। देन क्या होगा, एक पूल में ये सारे डिफरेंट सेगमेंट से एक पूल में बिजली आएगी। उस पूल को फिर वो क्या करेंगे, उसकी एवरेज बास्केट प्राइस निकालेंगे। 50 रुपये पर यूनिट से लेके 4 रुपये पर यूनिट का एक बास्केट बनी, और उन्होंने कहा जी एवरेज परचेज प्राइस जो थी ना हमारी CPPA की, दैट इज़ से 18 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ ये सिर्फ आपको। सो किसी टाइम पे हो सकता है मुल्क में बाकी पावर प्लांट अवेलेबल ना हो, तो 50 रुपये की बिजली वो जनरेट करें और आगे हमें 18 रुपये की बेच दें। बट सम टाइम इट कैन हैपन कि दोपहर है और सोलर सारी अवेलेबल है, तो हो सकता है 12 रुपये की बिजली उनको मिल रही हो और वो आगे 18 की बेच दें। सो इट इज़ द पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज़ फॉर यू टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम चलता कैसे है। उसके बाद भी फिर ज़ाहिर है अगर आप KPK वाले कहें जी हमें अलहदा कर दें, तो उनकी हो सकता है सस्ती बिजली हो, तो फिर आप कह सकते हैं भाई इसको अलहदा नहीं करना। पंजाब से हो सकता है महंगे पावर प्लांट्स हों, इस तरह फिर एक तरह से बड़ी चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। उस बास्केट प्राइस से आगे ट्रांसमिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड व्हाट वी आर गेटिंग। जो आप कह रहे थे 30 के ऊपर भी टैक्सेस लग गए सारे। जिस तरह कल मैं एक बिल देख रहा था, तो उन्होंने 46 यूनिट्स आए थे उस बंदे के, 46 यूनिट्स ओनली, और 3200 बिल था। सो तकरीबन 72 रुपीज़ पर यूनिट पड़े। उसकी एनर्जी परचेज प्राइस लिखी हुई थी 37 रुपीज़ पर यूनिट। सो 37 के ऊपर वाले जो पैसे हैं 35 रुपये तकरीबन, वो टैक्सेस हैं। ये क्यों हैं, कैसे हैं, ये हमारा मतलब गोइंग फॉरवर्ड वी कैन अंडरस्टैंड, और इस पर हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये मैंने आपको तीनों सेगमेंट से यहाँ पे बिजली पहुँच गई। हम वकीलों का काम कहाँ आता है? वो इस तरह है कि ये एक किसी भी सेक्टर में ये सारे का सारा रेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर से मुराद क्या है कि जिसने भी बिजली बनानी है, जिसने ट्रांसमिट करनी है और जिसने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये सारा का सारा लाइसेंस चाहिए हर इस एक्टिविटी के लिए। और लाइसेंस कौन सा इदारा देगा? नेपरा, ठीक है। सो बिजली बनाना, ठीक है, बिजली को डिलीवर करना, बिजली को आगे सेल करना, एक जगह से दूसरी लेके जाना जगह, ये सारा का सारे के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस के लिए नेपरा एक्ट है आपका 1997, जो कि 2018 में उसकी अमेंडमेंट आई। और इसके अलाइड ये जो है ना, नेपरा की वेबसाइट पे अगर आप लेजिस्लेशन में जाएं तो सारे उसके नीचे फिर रूल्स हैं एंड देन रेगुलेशंस हैं। वो फिर डिटेल हम जितना हमारे पास टाइम होगा उतनी हम डिस्कस कर लेंगे। जी सर, अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी ना हो,
इन तीनों के दरमियान, तो फिर तो सर आहिस्ता आहिस्ता तीनों बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसको आसान ज़ुबान में कहते हैं सर्कुलर डेट। जो इस टाइम मुल्क का सबसे बड़ा आपकी इकॉनमी का मसला है ना, वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ योर इकॉनमी इज़ द सर्कुलर डेट। इन कॉमन पैरेलेंस या फॉर मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब बिजली बन गई यहाँ से 50 करोड़ रुपए की बिजली निकली, ट्रांसमिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड होके 60-70 करोड़ रुपए हो गए। फिर उन्होंने आगे बेची और उन्होंने रिकवर किया सिर्फ 40 करोड़। अब जो 30 करोड़ रुपया है दैट इज़ कॉल्ड 70 करोड़, सॉरी सर्कुलर डेट। ये क्या है? ये इस सिस्टम का लॉस है। ये लॉस कैसे बियर होता है? आइदर इट इज़ बॉर्न बाय दी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स पे डाल देते हैं, और इट इज़ पेड थ्रू दी सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब भी क्या है कि आवाम के टैक्स से पैसे हैं। सो इट्स आवर लॉस। सर्कुलर डेट जो अभी बढ़ता जा रहा है काफ़ी, इसकी एग्जैक्ट फिगर आप देख लेंगे, मेरे ख्याल इट शुड नॉट बी लेस देन समथिंग, मेरा ख्याल है 2400 अरब तो है इस टाइम। लेटेस्ट यही मैंने फिगर देखी थी, बट वी कैन चेक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट। आप कुछ सवाल कर रहे थे? ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपने कोई भी अगर आपने ट्रांसमिट करनी है, जनरेट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइसेंस आपको जो है वो नेपरा से लेना पड़ेगा। ट्रांसमिशन के लिए तो आपने कहा है हमारे पास इदारा है एनटीडीसी और सीपीपी है। हाँ जी, हाँ जी। कोई प्राइवेट भी ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस ले सकता है? जी, प्राइवेट लाइसेंसेस कुछ पेंडिंग है। ये नया एक सेगमेंट है, बट इट इज़ नाउ पेंडिंग, और ये ले सकता है, लॉ में अलाउड है। आपने चूँकि सर्कुलर डेट का कहा है, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया। आपने कहा कि जो प्रोडक्शन में और उस पूरी चीज़ में कॉस्ट आई वो ज़्यादा है, और जो रिकवरी की है, रिकवरी बिल्स की सूरत में होती है, वो कम थी। इसका ये मतलब है कि इस सर्कुलर डेट की मेन वजह ये है कि लोग बिल देते नहीं हैं, तो मुझे समझ आइए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थेफ्ट, चोरी भी इज़ वन ऑफ द रीज़न। आपके लाइन लॉसेज एक टेक्निकल लॉस है, वो भी उसमें आ गया। एंड शॉर्ट रिकवरी, इसको अगर आप मोर प्रिसाइजली कहें, शॉर्ट रिकवरी इज़ ऑल्सो ए रीज़न। सो चोरी एंड शॉर्ट रिकवरी आर द मेन रीजंस फॉर दिस मिसमैनेजमेंट जनरली, और छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, बट मेन यही चीज़ है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? आपने नेपरा से लाइसेंस ले लिया। दूसरी रेलिवेंट फैक्टर आपने हमेशा याद रखना है कि जिस एक्टिविटी पे लाइसेंस चाहिए ना जी, उस एक्टिविटी का टैरिफ भी नेपरा ही देगा। यानी कि अगर आपने पावर प्लांट का लगाना है तो आपने बिजली का यूनिट उस प्लांट से कितने में बेचना है, दिस यू कैन नॉट डिसाइड इट योर सेल्फ। इट विल बी डिटर्मिन्ड बाय नेपरा कि आपके सोलर प्लांट से, आपके थर्मल प्लांट से, एलएनजी के प्लांट से, गैस के प्लांट से, या जो है आपका डीजल का पावर प्लांट है, तो उसकी बिजली कितने की बेचेंगे ये नेपरा बताएगी। जिस पे ये बिकता है, और ये रेगुलेटेड है। नो वन कैन चार्ज ए टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय नेपरा। इट्स वायोलेशन ऑफ लॉ। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसा टैरिफ चार्ज करती है अपने कंज्यूमर्स को जो नेपरा ने अप्रूव नहीं किया, तो इट इज़ इलीगल। कुछ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसे मसाइल चल रहे हैं जहाँ पे वो रेगुलेटेड नहीं है, और वो थोड़ा सा मतलब हम अगर लेस्को की बिजली ले रहे हैं से 70 रुपये में, तो हो सकता है वहाँ 100 रुपये का यूनिट बिक रहा हो, एंड इट इज़ हैपनिंग। अच्छा, दूसरा आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए, जो कि मे बी आप लोगों को पता, एक होती है रेगुलेटेड मार्केट, और दूसरी कौन सी होती है? ऑन दी ओपन मार्केट या ओपन कंपटीशन। जिस तरह के जो आपका ये इसका कितने का हम जो है वो कॉल करते हैं जो अपने मोबाइल से, ये रेगुलेटेड नहीं है। ये पीटीए डिटर्मिन नहीं करती, ये मार्केट डिटर्मिन कर रही है। अगर जैज़ कल जो है वो 50 रुपये की कर देगा तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, बट लोग उसके सारे कनेक्शन वापस कर देंगे क्योंकि लोग उसके रेगुलेटर हैं। ठीक हो गया जी। सो नेपरा एक्ट में आप लोगों ने ऊपर लिख लिया, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अभी हम आप लोगों से शेयर भी कर देंगे। अब ये है कि हम हमारा जिस तरह मैंने कहा कि लॉयर्स का क्या काम है, तो हम हेल्प करेंगे उस पावर प्लांट वाले को कि जिसने पावर प्लांट लगाना है, कि हम उसको ये वाला लाइसेंस नेपरा से लेके देंगे। अब लाइसेंसिंग के लिए नेपरा एक्ट में जनरेशन की क्लॉजेज हैं, फिर नेपरा के जनरेशन के रूल्स हैं, और तीसरा एक डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन रेगुलेशंस।
ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पढ़ के हम बेसिकली क्या करेंगे। अगर आपको बाय द वे क्लाइंट भेज देता है एक ईमेल कि मैंने लाइसेंस लेना है, तो हम उनसे क्या मांगेंगे आपके ख्याल से? कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है आप लोगों की? लॉ तो पर चले हम देख लेंगे। उसकी पर्सनल डिटेल्स थोड़ी मांगेंगे। हाँ, और सर ये देखिए किसके थ्रू बना रहे हैं, किसके थ्रू बना रहा है, टेक्निकल उसकी सारी कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी क्या है उसको काम करने की, सीवीज़ उसके इंजीनियर्स की लगेंगी, ठीक है। जिस तरह फाइनेंशियल वर्थ मैंने बता दिया, उसके प्लांट से रिलेटेड उन्होंने सही बिल्कुल कहा कि उसके प्लांट की क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है। एनवायरनमेंट का बाय द वे बड़ा इसमें रेलिवेंट फैक्टर है। कोई भी पावर प्लांट लगता है तो देर आर ओनली 2 रीजन्स व्हेन नेपरा कैन रिफ्यूज़ टू गिव ए जनरेशन लाइसेंस, एंड दोज आर 1 कि अगर वो बहुत महंगी बिजली बनाता है। मिसाल के तौर पे वो एक बंदा डीजल का प्लांट लेके आ जाता है और कहता है जी मैं 60 रुपये पर यूनिट बनाऊंगा, तो नेपरा देयर इज़ ए चांस कंसीडरिंग आज की सिचुएशन के हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर दे। और दूसरा है एनवायरनमेंट ग्राउंड्स, कि कोई भी पावर प्लांट ऐसा लगा रहे हैं जिससे ये एनवायरनमेंट ख़राब हो। दीज आर दी ओनली 2 स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। इसके अलावा भी वो नेपरा खुद से कर सकती है कंसीडरिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट नॉर्मली ये 2 ही ग्राउंड्स हैं। हाँ जी, वही ग्राउंड है, तो अगर कोई बंदा के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो ये भी ग्राउंड हो सकती है जी। आपकी बात इतनी कामयाबी नहीं है। अच्छा, एकेडमिक पर्सपेक्टिव में आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। इट कैन बी रिफ्यूज़ड कि क्योंकि आपने कागज़ पूरे नहीं किए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली करोड़ों अरबों रुपए वही बंदा खर्चता है या खर्चने को तैयार होता है जिसके पास इतनी कैपेसिटी होती है। नॉर्मली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई वॉज 3 साल में नेपरा की लाइसेंसिंग के साथ काम किया जब मैं वहाँ पे था, तो देर वर हार्डली एनी लाइसेंसेज विच वी रिफ्यूज़ड। हम पड़े रहते थे पेंडिंग, वो फिर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे तो लाइसेंस मिलता था। बट नॉर्मली फिर यही होता है ना कि जी आप इतने इंजीनियर्स दिखाएं हमें, तो अगर उनके पास 2 हैं और हमने 6 मांगे हुए हैं रेलिवेंट के, तो वो 6 पूरे कर लेंगे, हायर करके हमें उनकी सीवीज़ भेज देंगे। सो दिस इज़ हाउ इट ऑपरेट्स। जी सर वो पावर प्लांट जो पहले बन चुके हैं लेकिन वो एनवायरमेंटली डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, जैसे सीपे के रिलेटेड बहुत सारे पावर प्लांट हैं, जैसे थर का हो गया जिसमें से बहुत ज़्यादा एशियन वगैरह निकलते हैं, तो उनका लाइसेंस रिफ्यूज़ हो सकता है। अच्छा, गुड। Once a license is granted, as a lawyer we should understand that we can only ask for a cancellation. Once it is granted, हम इसकी कैंसिलेशन मांग सकते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, जिन्हीं ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ हो सकता था उन्हीं ग्राउंड्स पे आज एक नया केस बना के कैंसिलेशन की पिटीशन की जा सकती है। एट द सेम टाइम नेपरा लॉज में अगर उनकी कंप्लाइंस नहीं करते तो नेपरा शो कॉज करेगा और उनको पेनल्टी लगाएगा। और जहाँ तक एनवायरनमेंट का इशू है, तो एनवायरनमेंट जो है इदारा पंजाब का या फेडरल का है, जो फेडरल में है ना ये एनवायरनमेंट सिर्फ है कि नहीं फेडरल? हाँ, फेडरल का अलग है और पंजाब का अलग। हाँ, तो जो जिस एरिया में होगा वो भी उनको अपने लॉज की नॉन कंप्लायंस का शो कॉज वगैरह जो करेंगे। हम ये अपने इंडस वाले में किया भी है ना हमने ये। हाँ, उसकी बल्कि शायद हम आप लोगों के साथ एक रिट भी शेयर करें इसी ट्रेनिंग के दौरान। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। यहाँ तक आप लोगों का सवाल है तो बताएं, फिर हम आपको आज के असाइनमेंट का बताते हैं कि हम अब इसी रिलेटेड एक असाइनमेंट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? सर जो आजकल बड़ा चल रहा है कोप जैसे हो गया, कोप 28, कोप 29 वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसमें पाकिस्तान काफ़ी सारी चीज़ें प्लेज भी कर रहा होता है, जैसे अभी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। नो, प्लेज इन व्हाट सेंस? मतलब प्लेज हाउ इज दिस रेलेवेंट टू दिस सेक्टर? सर जैसे अभी पाकिस्तान ने प्लेज किया है कि वो 2035 तक अपनी मीथेन की जो मतलब प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें कम करेगा, और मीथेन हमें पता है कि एक क्लीन फ्यूल है, और इस पे से पाकिस्तान ने यूएसए के साथ और चाइना के साथ सीपेक पीरियड काफ़ी सारे माहदे भी किए हैं, जैसे ढाबे जी वो हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे जो बिजली प्रोवाइड करी जा रही है। अच्छा चलें, लेट मी टेल यू दिस स्कीम हाउ थिंग्स ऑपरेट, तो देन यू विल गेट योर आंसर। देखें, एक ये है हमारी कहें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आर मेड थ्रू ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस। व्हेन स्टेट एंटर्स इनटू ए ट्रीटी और ए कन्वेंशन, फिर क्या होता है? वी बिकम पार्टी टू दैट कन्वेंशन, एंड वंस वी बिकम पार्टी टू दैट कन्वेंशन then we apply the terms and conditions of that treaty through law making. हम मुल्क में अपने उस ट्रीटी या उस कन्वेंशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंटरनेशनली एग्री करते हैं
उनको हम लॉ के तहत उस मुल्क में अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ट्रीटी में जाने से पहले ये कंसिडरेशन होती है हर स्टेट की, और ये एक डिस्क्रिशन होती है कि वो उससे पहले उस पे एंटर होने से पहले अपने मुल्क की पॉलिसीज़ एग्जिस्टिंग या रेलिवेंट जो पार्लियामानी कमेटीज़ हैं या जो भी इदारे हैं उनसे कमेंट्स ले लेते हैं। सो जब हम उसमें जाते हैं एंटर होने, देखें ना, वो बाइंडिंग नहीं है इंटरनेशनल ट्रीटी। आप लोगों ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है? हाँ, तो सो यू मस्ट बी नोइंग इट कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो बाइंडिंग भी नहीं है और उनमें एंटर होना भी बाइंडिंग नहीं है। तो हम एंटर ही उस स्टेज पे होते हैं जब हमें नीचे से पता होता है कि यार ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी कमिटमेंट्स कर लें जिससे नीचे कुछ जो ऑलरेडी वेस्टेड राइट्स क्रिएट हुए हैं उनके साथ जो है वो कंट्राडिक्ट ना कर जाए। जैसे आपने कहा कि जी हम जनरेटर, एक डीजल के जनरेटर को या एलएनजी के प्लांट को 25 साल का लाइसेंस और एग्रीमेंट कर लिया है, और आप अचानक इंटरनेशनल के लिए कहते हैं कि जी नहीं, आप डीजल से आप बिजली नहीं बनाएंगे। तो आपका जो मुतलका मिनिस्ट्री का बंदा है, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको लिख के देगा कि भाई ये ऐसा भी ना कीजिएगा, ये जो वेस्टेड राइट वाला है ये कोर्ट में चला जाएगा और हमें इसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द वे दिस स्कीम ऑपरेट्स। सो इसमें आप किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। येस, देयर आर पावर पॉलिसीज़ विच आर मेड आफ्टर ए डिकेड और 5 ईयर्स, जहाँ हमने जितनी भी अब पॉलिसीज़ चल रही हैं, रिन्यूएबल की अलहदा चल रही हैं, थर्मल की अलहदा चल रही हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं कि भी रिन्यूएबल लगाएं और जो है वो आप बायोगैस के पावर प्लांट्स लगाएं या इसको प्रमोट करें या इस सेगमेंट को जो है वो थोड़ा सा डिस्करेज करें। सो दिस इज़ हाउ इट ऑपरेट्स। जी, या यू गेट द आंसर, राइट? हाँ जी। अच्छा, IPPs का ये है कि जब इनिशियली हमारे पास सरकारी पावर प्लांट्स थे तो लोड शेडिंग, आप थोड़े से शायद आप 8-10 साल पहले अगर आपको याद हो तो बहुत एक्सट्रीम किस्म की लोड शेडिंग हुआ करती थी, 18-18 घंटे भी लोड शेडिंग होती थी। IPPs लगाने का आइडिया बुरा नहीं है, IPPs लगाना हमारी ज़रूरत थी। आज एक ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या मसला हुआ। IPPs को फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास तब पैसे भी नहीं थे, या नॉर्मली होते भी नहीं हैं, एंड इट इज़ नॉर्मली ये भी दुनिया में ये समझा गया है कि जो बिज़नेस करना है वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो बिज़नेस करे। तो उन्होंने कहा जी ये जो पावर प्लांट्स है ना, गवर्नमेंट कहाँ इतने अरबों रुपए लगाएगी, हम प्राइवेट सेक्टर को ये मौका देते हैं। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वो लोग हैं जिनको इनिशियली 2002 की पॉलिसी थी, उसके अंडर जो है जब ये इंडक्ट हुए तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी दे देते हैं, ये फ्यूल से आप पावर प्लांट लगाएं। उसका प्रिसाइजली मैं आपको बताता हूँ, जब एक पावर प्लांट आता है ना जी, फ़र्ज़ करें उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 20 अरब रुपया, उसमें 15 से 20% उस कंपनी की अपनी इक्विटी होगी। इक्विटी से मुराद है कि वो पैसा जो वो खुद जनरेट करेंगे, ठीक है जी। 20 में से समझे 4 अरब रुपया उन्होंने खुद जनरेट कर लिया, बाकी का 16 अरब रुपया वो लैंडिंग या बैंक से पैसे लेंगे। अब ये सारे पैसे इकट्ठे हो गए। पैसे इकट्ठे होने के बाद प्लेजेस, अच्छा इसकी तो 2 सिक्योरिटीज़ आप समझ लें, एक अपनी प्रॉपर्टियाँ कंपनी या कॉर्पोरेट एंटिटी बैंक को देगी कि भाई हमें लोन दे दो, दूसरा वो गवर्नमेंट से जो है वो एक सॉवरेन गारंटी लेंगे जिसकी रिटर्न में बैंक उनको पैसे देगा। फिर वो पावर प्लांट लग गए। जिस तरह मैंने कहा कि उनका लाइसेंस भी नेपरा ने किया और जो है अपना टैरिफ भी उनका जो है वो नेपरा ने किया। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है कि जो 97 से पहले के पावर प्लांट्स हैं ना, नेपरा के आने से पहले, उनका टैरिफ गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया हुआ है। और हम एज ए लॉयर वी कैन अंडरस्टैंड कि जो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको नेपरा ओपन नहीं कर सकती। जो नया एक राइट एक्रू होगा वहाँ पे नेपरा जो है वो टैरिफ खोलेगी। तो उसके बाद ये सारे पावर प्लांट्स लगे, लाइसेंस भी लिया, बिजली का रेट भी नेपरा से लिया और बिजली बेचना भी शुरू की। फिर बाद में हुआ यही है कि ये मिसमैनेजमेंट है ओवरऑल सेक्टर की। एक तरह से हम खाली ये नहीं कह सकते कि सारा IPPs ही सिर्फ ज़िम्मेदार है। यस, मेजर सेगमेंट IPPs का हो सकता है, बट ये है कि कोई अगर ऑडिट करने वाला ये भी तो कह सकता है ना कि जी आंखें खोल के आपने टैरिफ बनाना था, आंखें खोल के आपने ये एग्रीमेंट्स करने थे, आपको ये बिजली चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। इसको मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्रिटिसाइज़ करना तो आसान है, लेकिन जब आप इसका अगर एक फोरेंसिक ऑडिट करेंगे ना तो इसमें सारे ही जो है वो मसले मसाइल निकलेंगे। कुछ जो उन्होंने एफिशिएंसी के नाम पे पावर प्लांट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए कि उनको कहा जी कि आप फ़र्ज़ करें इतने डीज़ल का, जब नेपरा ने अज्यूम किया इतने डीज़ल या फ्यूल का इतने बिजली के यूनिट बनते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया,
कि उन्होंने इसको CV बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, उन्होंने उससे अच्छी कंपनी का या अच्छा फ्यूल लिया और उससे ज़्यादा बिजली बना ली। मिसाल दे रहा हूँ आपको, यानी कि अगर नेपरा ने एज्यूम किया था कि इनके एक ख़ास से 50 लीटर से 150 यूनिट बनेगा, तो उन्होंने 50 लीटर से 200 यूनिट बना दिए। मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा पैसे वो कमा लेंगे। तो इस तरह दे मेड मनी थ्रू एफिशिएंसी, बट उस एफिशिएंसी में रेगुलेटर का कितना रोल हो सकता था, या वो इंश्योर करते टाइम टू टाइम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करते या इंस्पेक्शन करते, तो इसको हम बेहतर बना सकते थे। तो ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं 8, 10, 15 ये प्राइवेट सेक्टर के हैं, और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि वो है दूसरा पब्लिक सेक्टर। जी सर, आजकल फेसबुक पे एक तहरीर सी जाली सी चल रही है, उसमें 99 कंपनीज के उन्होंने नाम लिख के लगाए हुए हैं, ये सारी की सारी ही IPPs हैं। और उन सर 99 के अंदर हमारे भी कुछ काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं। ओके, कायदे से खुद अपने IPP तौर पर लिखा हुआ है, तो इतनी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जो है ना वो फीड की जा रही है। अच्छा, सिर्फ एक करेक्शन कि देखें, जब ये किसी ख़ास पॉलिसी के तहत सरकारी प्लांट भी लगता है ना, तो इसको हम IPP कह तो सकते हैं, बट बाइफरकेशन ये हमें समझनी चाहिए कि जैसे ये बल्लो की वाला हवेली बहादुर शाह वाले जो LNG के प्लांट्स हैं, ये हैं IPPs, बट दीज आर गवर्नमेंट ओन प्लांट्स। सो कायदा आज़म सोलर की, लेकिन बात ठीक है, वो उन्होंने SPP और CPPs को भी ना वो उसी कैटेगरी में डाल दिया जनाब। इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक आ गया, तो ये जो क्रिटिसिज्म किया जाता है पावर सेक्टर का, कहते हैं जो सुनने में है कि हालांकि ये जो सिंगल बायर मॉडल है, इसको पता नहीं सिंगल बायर मॉडल क्या चीज़ है, ये क्यों मसला है? चलें, खैर इसको हम अगले सेशन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रिसाइजली आपको जल्दी से बता देता हूँ क्विकली। ये आपका चलेगा, वापस चले जाते हैं पहले वो वापडा वाला सिस्टम। वापडा में क्या था, सिंगल बायर, पूरे मुल्क में जो है ना जी, वापडा ही ख़रीदता था, वापडा ही ट्रांसमिट करता है, वापडा ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद क्या उन्होंने जो इसको अनबंडल करने का मेन मकसद ही यही था कि मल्टीपल बायर्स, कंपटीशन, और सारे आज के दिन में आई डो नॉट हैव ए चॉइस टू बाय इलेक्ट्रिसिटी अदर देन लेस्को, देयर इज़ अ सिंगल बायर, सॉरी सिंगल सेलर। लेकिन होना ये चाहिए, जिस तरह कि इसमें तो हमारे पास 4-5 चॉइसेस है ना जी, होना ये चाहिए कि ये वायर्स लेस्को की इस्तेमाल हो जाए, पीछे बैठे हों, ऑक्शन कर रहे हों लोग बैठे, वो कहें भाई हमारे पास सस्ती बिजली है, लेस्को आपको 70 की दे रहा है, हम आपको 60 की देते हैं। दुनिया में ये हो रहा है बाय द वे। कॉमन सेंस ये कहती है वायर तो यही रहेगी, बट इसके पीछे जनरेटर या सप्लायर जो हैं, जो अब चल रहा है सिस्टम बाय द वे, वो डिफरेंट हो सकते हैं, और फिर ये वी कैन ब्रिंग एफिशिएंसी टू इट। अच्छा चलें, अब जो है जी, अभी बात साहब आपसे शेयर कर देंगे एक एक्टिविटी जो आप करेंगे। हमने नेपरा एक्ट आपको दे देंगे, एक रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं, थोड़ा सा अब्बास साहब आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे असाइनमेंट। हाँ, माइक्रोग्रिड, हाँ, अभी उस कमरे में ले जाके ना आप इनको एक्सप्लेन कर दें। और ये बहरहाल आखिरी बात इससे रेलिवेंट कि जब लाइसेंस लेना है ना, वो लाइसेंस की एक हमने एप्लीकेशन आप लोगों से शेयर करेंगे, एक हम नेपरा का जो है उसकी डिटर्मिनेशन जो आई है वो शेयर करेंगे। यानी कि जिस रेगुलेशन की दरख्वास्त दी वो मिल गई आपको, लॉ आ गया एज ए लॉयर, आपने एक दरख्वास्त बनाई, दरख्वास्त बनाने के बाद नेपरा ने फ़ाइल की, फ़ाइल करने के बाद नेपरा ने एक ऑर्डर पास किया, ये सारे कागज़ हम आपको शेयर करेंगे। और आप उसके बाद इस पे जो है वो आप कैसे करेंगे, वैसे इसको इनसे बनवाएंगे हम, या मेरा ख्याल हम इनसे चेकलिस्ट बनवाते हैं, उससे इनको सारा अंदाज़ा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स उसमें ये जो है रियलाइज़ कर लेंगे, हाँ, डॉक्यूमेंट्स ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये बात पहले रेगुलेशन शेयर करके टू यू कैन सी हाउ, मतलब कैसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ठीक है जी, चलें जिंदाबाद करें फिर अपनी एक्सरसाइज।